ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब साउथ एशिया पर बहुत ही बारीकी से नजर रखते हैं। उनके अपने पर्सनल ताल्लुकात, वहां के मीडिया को मॉनिटर करना और बहुत सी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन उनके पास है। जो एक हफ्ते में एक प्रोग्राम उनके साथ होता है जो साउथ एशिया के तमाम मुल्कों की खबरों पर चर्चा होती है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हमारा ज्यादा फोकस ये जो ईरान पर अमेरिका और इजराइल के जरिए थोपी गई जंग, इसका असर क्या कुछ हो रहा है, और उसके साथ साथ इससे ध्यान भटकाने का भी काम शुरू हो रहा है। जो पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान पर भी हमला कराया गया है, क्या ट्रंप यहां से थक चुके हैं? क्या वो बार बार झूठ जो बोल रहे हैं कि कुछ हमलों के बारे में वो कह देते हैं कि साहब हमें तो बताया ही नहीं इसराइल ने, तो क्या कुछ है? हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे। साउथ एशिया पर क्या असर है, रहेगा इस जंग का। भारत की विदेश नीति पर भी हम बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, ये मोदी जी ने पूरे देश को मुसीबत में फंसा दिया इजराइल की दोस्ती की वजह से। ये सारे ऐसे बड़े सवालात हैं जिसका समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो हम समझने की कोशिश करेंगे खास तौर पर वो ये कि आखिर इस जंग का हमारे भारत पर और साउथ एशिया पर क्या कुछ असर होगा। फिर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग पर भी बात करेंगे। और हाँ, नॉर्थ ईस्ट में कुछ यूक्रेन के लोगों को, एक अमेरिकी सिटीजनशिप रखने वाले को भी एनआईए ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उस इलाके में आतंकवाद फैलाने के लिए ये अमेरिकी और यूक्रेनी वहां पर पकड़े गए हैं। जब यूक्रेन का नाम आता है तो समझ लीजिए सेकंड इजराइल है। यूक्रेन यानी इजराइल नंबर 2। ये क्या कुछ है, हम अब बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। सैयद अली मुस्तफा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर फ्राइडे के लिए आप हमारे साथ इस डेट क्या होंगे, भारत की विदेश नीति का क्या होगा, और क्या कहते हैं वो तेरा क्या होगा कालिया वाली बात जो है, वो अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के हमलों के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। और हमारे सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। अब जो जंग के हालात हैं, जो क्रिकेट मैच चल रहा है, किसने बॉलिंग की, किसने बैटिंग की, किसने छक्का मारा, वो तो आप दे ही रहे हैं 3 या 4 लाइव में। तो उसको मैं और आप क्या बताएं आपको। तो अभी हम लोग साउथ एशिया पे ही अपनी नज़र रखते हैं और पहले जो है हिंदुस्तान से उसका आगाज करते हैं। तो दो जहाज जो है वो फ्यूल टैंकर और एक गैस का जो है, गैसोलीन का जो है, वो हरमुज से निकल करके भारत में आ गया है। और किसी हद तक हिंदुस्तान की जो मतलब ये जो पेट्रोल और इसकी थी, एलपीजी की जो दिक्कत थी, वो उसमें सहूलत आ गई है। लेकिन अब कहने की बात यह है कि ये मुनहसर करता है मतलब जंग के ऊपर कि कितने दिन और चलेगी, क्योंकि हमारा तो बहुत बड़ा मुल्क है। 140-41 करोड़ के लोग हैं। तो क्या एक टैंकर या दो टैंकर से जो है हमारी जरूरत पूरी होगी कि नहीं होगी, ये तो वक्त बताएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो टैंकर आए हैं इसमें दो पहलू हैं। एक तो पहलू है कि इसकी क्या प्राइस दी है इंडिया ने ईरान को, या क्या उसने मतलब उसका, इसके बारे में किसी मीडिया ने, किसी ने कोई खुलासा नहीं किया है। और जहां तक मेरी मालूमात है वो ये है कि 100 डॉलर जो है वो डॉलर नहीं है। अब वो उन्होंने चाइना के यूनान यूनान क्या कहते हैं, युवान जो युवान करेंसी है, युवान, युवान। या हाँ। उसमें इंडिया ने पे किया है, ये तो कंफर्म है। लेकिन हम्म, कितना पे किया है ये नहीं मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बाजार का रेट है उससे ज्यादा पे किया है, ये तो बिल्कुल तय है। हम्म, और उधर जो है, जो इंडिया ने मतलब अब अमेरिका के इजाजत से रशिया से जो तेल लेना शुरू किया है, अब वो जो 40 पर डॉलर में मिलता था, वो अब रशिया ने 100 से ऊपर डॉलर कर दिया है इंडिया को तेल देने के लिए, अमेरिका के इजाजत के बाद। हम्म, तो ये जो खबरें हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि ये जो है ये दिखाती हैं कि इंडिया जो है वो कैसे अपने आप में ही घिरा हुआ है और कैसे किस तरह से वो अपनी भरपाई कर रहा है।
अब इसके बाद जो है हम लोग दूसरी खबर पे चलते हैं जो इसका कि इसका मतलब यह है मुस्तफा साहब, मैं जरा यहीं रोक रहा हूं आपको। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भारत अमेरिका और इजराइल के साथ दोस्ती की बड़ी कीमत अदा करने पर मजबूर है। एक तरफ ईरान ने कीमत ज्यादा ली, नॉर्मल से ज्यादा। उधर रूस से जो तेल लिया जा रहा है वो 40 से एकदम 100 से ऊपर डॉलर, वो भी एक तरह से। जो देखिए, मैं तो अक्सर अपने दर्शकों को यह कहता हूं कि जहां भी अमेरिका और इजराइल दोस्त के तौर पर जाते हैं, उन मुल्कों को किसी ना किसी तरीके से तबाह करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और इस वक्त बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, पूरे देश के लोग वो जो लाइनों में खड़े हैं ना, एक एक बार नोटबंदी में लाइन में लगे थे, अब गैस सिलेंडर की लाइन में है। तो मोदी जी तो लाइन में लगवाने के माहिर हो चुके हैं, और 4,000 5,000 तक रुपए का एक नॉर्मल किचन का गैस सिलेंडर लेने पर मजबूर हैं, जो ब्लैक में। मेरे पास इंफॉर्मेशन अब से एक हफ्ते पहले दिल्ली में 4,000 रुपए तक के ब्लैक की थी, मुंबई में उससे भी ज्यादा। अच्छा, अब ये बताइए कि आखिर मोदी, हाँ जी। जी, मैं इस हवाले से एक बातचीत और करना चाह रहा हूं जो कि इसी हाँ गैस और तेल के ऊपर है हाँ कि बहुत सर्कल्स में या प्राइवेट इसमें बात हो रही थी कि मोदी जी ने तो सीधा सीधा हाथ मिला लिया इजराइल से, और सारी कहानी तो मालूम है। और इस तरह से उन्होंने अपने आप को ईरान के दुश्मन के खीमे में जो है डाल दिया अपने आप को, हाँ कि हम तो ईरान के मुखालिफ हैं। तो अब ईरान ने ये कैसा मतलब वो किया कि उन्होंने जो है टैंकर को और इसको एलपीजी को, क्या उनसे मोहब्बत हो गई इंडिया से। तो इसकी तहकीकात मैंने की। तो हम्म, उसके तहकीकात करने के बाद में अब ये डिप्लोमेसी है या क्या है, ये तो मतलब हम और आप ही तय कर पाएंगे, ये जो जनता तय कर पाएगी, या बिजनेस है। तो मुझे ये लग रहा है कि बिजनेस से ज्यादा जो है ये डिप्लोमेसी है ईरान की और इंडिया की, और हम्म। ईरान की डिप्लोमेसी है इंडिया की तरफ। अब ईरान के कोई ओहदेदार है मेरे ख्याल में, दिल्ली वाले जो एम्बेसडर हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा है नहीं इंदिरा, या नहीं, मैं आपको मैं बीच में बता दूं कि दिल्ली में, भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे हैं। उनसे मैंने भी एक पिछले दिनों एक मेंबर पार्लियामेंट की मुलाकात कराई थी ईरान कल्चर हाउस में। उनका नाम है डॉक्टर हकीम इलाही। वैसे वो मजहबी टाइटल के हिसाब से डॉक्टर हुज्जतुल इस्लाम हकीम इलाही कहा जाता है। वो इस वक्त सुप्रीम लीडर के दिल्ली में नुमाइंदे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अवाम ने जो आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत पर हमारे साथ हमदर्दी जताई है, हमने उसको महसूस करके उनकी तकलीफ को कम करने के लिए हमने ये इजाजत दी है। और महज 2 टैंकरों को इजाजत दी है। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि दुश्मनों के लिए ये जो हॉर्मुज है वो बंद है। आपने सही कहा कि मोदी जी ने अपने आप को ईरान के दुश्मनों की लिस्ट में शामिल कर लिया, और उसकी कीमत भारत बहुत चुका रहा है। जी, अगली अब बात आगे बढ़ाइए। नहीं नहीं, मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा था कि ये जो डिप्लोमेसी है या तिजारत है, ये ईरान ने जो है वो खासकर इंडिया के लिए जो है वो मतलब ये कहते हुए कि मोदी सरकार के लिए मैंने नहीं खोला है, या जयशंकर साहब के कहने पर मैंने नहीं खोला है। हाँ ये हमारी तबीयत थी कि हमारा जो है दिल हिंदुस्तानी अवाम से मिलता है, और जी। इसलिए हमने हिंदुस्तानी अवाम को मतलब ये है कि खुश करने के लिए या उनको किसी तरह के मतलब उसमें तकलीफ में नहीं डालने के लिए ये हमने खोला है। तो ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव है, जो कि एक तमाचा है जयशंकर साहब के ऊपर और उनके आका जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब के, जो कि इजराइल में जाते हुए भी वहां पे वो मिले और उन्होंने कहा कि हम तो इसराइल के साथ हैं। अब इसी से हवाले से एक बात और भी मैं कह दूं, जी क्योंकि जी। देखिए इंडिया में मोदी साहब ने या जयशंकर साहब ने खामनाई जो आयतुल्लाह खामनाई हैं उनके शोक में उन्होंने एक लाइन भी नहीं कहा। हाँ। और उससे पहले 48 घंटा पहले जो है वो इजराइल में थे, तेल अवीव में थे। तो मुझे तो यही खदशा लग रहा है कि उनकी शहादत पे मोहर जो है वो नरेंद्र मोदी का भी है। तो हम्म। अली खामनाई साहब जो थे मतलब अतुल्लाह उनकी मौत में या उनकी शहादत में जो मतलब मुबल्लिस है वो नरेंद्र मोदी भी हैं। ये मैं हाँ। सोचता हूं, और हमारी तरह और भी बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि उन्हें इस चीज का मालूम था कि वो बंदा मरने वाला है और उसका जो है वो टिकट कट चुका है। लेकिन हमारे हम्म। मोदी साहब ने
मतलब कोई ऐलान नहीं किया इस बात की कि जंग होने वाली है, ना ही उन्होंने कहा कि मतलब लीडरशिप को मारा जाएगा, जिसकी जानकारी उनको थी। हम्म। और इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा था। आपका शक करने का हक है, इख्तियार है, चूंकि महज 48 घंटे पहले मोदी जी वहां से आए थे। वहां की नेसेट में 2 दिन का दौरा था। आमतौर पर कुछ घंटों का दौरा होता है इजराइल का। खुद अमरीकी भी आते हैं तो वहां की सिक्योरिटी की वजह से जाते हैं, वापस निकल लेते हैं। लेकिन मोदी जी 2 दिन रहे, वहां की पार्लियामेंट में तकरीर की। वहां की पार्लियामेंट की तरफ से उन्हें एक बाकायदा एक अवार्ड तमगा भी दिया गया। और इससे पहले नेतन्याहू कह चुके थे कि 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हुए मोदी जी हमारे यहाँ आ रहे हैं। यानी हमारे इन हमलों की सपोर्ट में भारत के लोग भी हैं। लेकिन भारत के लोगों ने जिस तरह से ईरान एम्बेसी, ईरान कल्चर हाउस, उनके कॉन्सुलेट्स में जाकर के ताजियती पैगामात लिखे हैं उनके यहाँ, वो बहुत अहम थे और ईरान की हुकूमत ने उसको अहमियत दी। जी, बात अब आप अपनी आगे बढ़ाइए जी। नहीं, ये तो खबर खत्म हो गई हाँ इंडिया के हवाले से। अब एक खबर और भी इसको ले लेते हैं, फिर हम लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ जाएंगे और फिर ईरान की जंग के हालात के बारे में जी। जाएंगे। एक तो यह है कि छह छह लोग जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में, 6 यूक्रेनियन और एक अमेरिकन, उनको हमारे NIA जो है, नेशनल इंटेलिजेंस, वो जो है हमारा सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एजेंसी। जी। एजेंसी, उन्होंने उसको पकड़ा है। और वो ये उनका इल्जाम है, क्योंकि देखिए ये सब खबरें जो हैं ये वन साइडेड खबरें होती हैं। जो भी पुलिस ने हैंड आउट दे दिया, हमने उसको समझ लिया और उसके ऊपर वजीफा पढ़ने लग गए। अब हम्म। उसके बाद उनका ये है कहना है, जो हमारे एजेंसी साहब है, उनका NIA का कहना है कि ये लोग नॉर्थ ईस्ट में दहशतगर्दी कर रहे थे, ये लोग हम्म। यूक्रेन के लोग और हम्म। अमेरिकन लोग। और ये जो है पकड़े गए हैं, वहां नहीं पकड़े गए हैं, एक तो कलकत्ते में पकड़ा गया एयरपोर्ट पे, और हम्म। 2 या 3 जो है वो लखनऊ एयरपोर्ट पे पकड़ा गया जो यूक्रेन के थे। अब हम्म। बात हमारी ये समझ में आ रही है कि पाकिस्तान तो कर सकता है यहाँ पे आके स्टेबलाइज, बांग्लादेश भी कर सकता है। हम्म। ये सब जो है वो इंडिया के तथाकथित ऑपोजिट फोर्सेस है। लेकिन यूक्रेन वालों को क्या पड़ी हुई है और हम्म। अमेरिकन को क्या पड़ी है, जबकि मोदी साहब उनके डोनाल्ड ट्रम्प के जो हैं वो जैसे अंधभक्त है, वो जो बोलेंगे ये करेंगे। तो ये हम्म। बात एक मतलब तशवीश की है। और इसका मतलब है कि यूक्रेन, जैसे आपने बताया कि वो तो इसराइल 2 है, इसका हम्म। मतलब है कि इसराइल जो है वो यहाँ खेल खेल रहा है, मतलब इंडिया में खेल खेल रहा है। एक तरफ तो मोदी साहब वहां झप्पियां ले रहे हैं नेतन्याहू से, और यहाँ नेतन्याहू जो है अगर यूक्रेनियन को यहाँ भेज करके डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं ये समझने की चीजें। हम लोग तो मतलब बह जाते हैं मीडिया के बहाव में, और वो ये कह रहे हैं कि जो देख रहे हैं उसको देख रहे हैं। अगर आप इसको कनेक्ट कीजिए तो ये तो एक प्रॉक्सी वॉर है। हम लोग अभी तक पाकिस्तान को ही इपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म कह रहे हैं, जी। अब ये टेररिज्म पाकिस्तान करा रहा है। हमारे हम्म। NIA कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी एजेंट नहीं है, ये हम्म। यूक्रेनियन है। तो ये तो हम्म। बहुत तशवीश की बिल्कुल बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा दर्शकों को याद दिला दूं कि अभी हाल ही में, हालांकि उस खबर पर बात मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर साहब ने 2 दिन पहले बयान दिया कि ये जो ये तेल गैस आया है ईरान की तरफ से, यानी हॉर्मुज से निकल करके, ईरान ने पूरी तरह से परमिशन हमें नहीं दी है। ये बिल्कुल 2 जहाजों के लिए परमिशन थी। उसके अलावा दिल्ली में इजरायली एम्बेसडर ने ईरान से बात करने पर कहा कि कोई भी मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो फैसला करे वो कर सकता है। यानी वो ईरान से बात करे तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए बात करे। यानी फंसा दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ वो उनको आजादी देने की बात कर रहे हैं, इजाजत देने की बात कर रहे हैं, अगर इसको बिटवीन द लाइन पढ़ा जाए। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले। देखिए, पिछले कुछ महीनों से हालात गर्म हैं। बार बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग होती है, फिर जरा रुक जाती है, फिर कभी कतर बीच में आता है, कभी दूसरे। ये अभी इस वक्त जब ये ईरान पर हमले जारी हैं, ईरान के जवाबी हमले जारी हैं। आज जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो तकरीबन 65 हमले हो चुके हैं बड़े ईरान के। ऐसे वक्त में ये पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला क्या है, आप कैसे देख रहे हैं? आप साउथ एशिया पर नजर रखते हैं, क्या कुछ है ये?
जी जी, बहुत अहम सवाल उठाया है आपने। लेकिन जो पिछली जो इस सवाल से पहले जो गुफ्तगू चल रही थी, उस पे एक नुक्ता रह गया है जो कि मेरा अपना मतलब एक डाउट है। जैसे मैंने आपको कहा था कि अली खमैनी के शहादत में जो है नरेंद्र मोदी का भी हाथ है, उसी हाँ। तरह से मैं ये जानना चाहता हूं, और मेरे मेरे हवाले से बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं कि जब नरेंद्र मोदी साहब आ गए इसराइल से, तेल अवीव से यहाँ आ गए, तो उसके बाद से अब तो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हो चुके हैं उस घटना को। क्या गतिविधि हुई है इंडिया और इसराइल के साथ? क्या हम्म। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप उनका बना है? कितने लेटर एक्सचेंज हुए हैं? कितनी बार जयशंकर साहब ने या नरेंद्र मोदी साहब ने टेलीफोन किया और नेतन्याहू से बात किया है? जबकि इतनी घनिष्ठता उन्होंने वहां के क्नेसेट में दिखाई थी, और उनका जो भरपूर मतलब वो हो रहा था, तो कोई ना कोई तो खुफिया बातचीत तो हो रही होगी इंडिया के हम्म। फॉरेन मिनिस्ट्री से या इंडिया के जो सुप्रीम लीडर हैं नरेंद्र मोदी के साथ। उसका हम्म। खुलासा हमारे रणधीर जायसवाल साहब या फिर सिकरी साहब ये क्यों नहीं करते हैं कि हमने ये हम्म। कहा, जो क्रिकेट मैच चल रहा है अभी ईरान और इसराइल के साथ, तो उस तरह का क्रिकेट मैच की कमेंट्री कोई करने वाला है इस देश में? हमें तो, हम हम्म। तो भारत के नागरिक हैं, हमारा पूछना हक है नरेंद्र मोदी से और उनके साथ हिसाब से कि आपने क्या किया। जो एक वादे तौर पर बात आई थी, वो जहाज जो दीना था उसके ऊपर इंडिया ने जो है वो इंफॉर्मेशन दे दिया था इसराइल को। ये तो हमारे सारे जो है उपेंद्र द्विवेदी साहब और कौन कौन लोगों ने कहा। लेकिन उसके बाद बैकडोर में क्या बात हो रही है? इस जंग के खिलाड़ी नरेंद्र मोदी साहब भी हैं और उनके, हम तो नहीं हैं। तो ये जो हाँ, सवाल है, इसमें ये जो इसमें नुकता। तो इसमें तो मुश्तबा साहब ये भी सवाल उठता है कि 2 साल की जो जंग, 2 साल की गाजा वाली जंग हुई तबाहकुन, उसमें भारत से लगातार हथियार जाते रहे। हैदराबाद के पास में एक डिफेंस इंडस्ट्री है जो अडानी और इजराइल के बीच में, और कई जगहों पर है। हथियार एमिनिशन जाते रहे। क्या अब भी ईरान के खिलाफ भी भारत कोई हथियार दे रहा है इजराइल को? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में अब भारत सरकार को, मैं समझता हूं, अपनी पोजीशन साफ करनी चाहिए। इधर से हम तेल भी लेंगे, उधर से ईरान को तबाह करने के लिए क्या हम हथियार भी दे रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत से हथियार इस जंग में, गाजा जंग के दौरान जाते रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी। अगली खबर की तरफ चलिए। क्या है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में? देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत अहम खबर है। और ये खबर अगर मैं बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि इजरायली जो है वो जो है वो इन्वॉल्व है अफगानिस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। हम्म। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ये मालूम किया है, और उसके बाद उन्होंने ऑल आउट अटैक किया काबुल पे, जहाँ पे के इजरायली एजेंट और अफगानी जो उनके सहूलतकार थे वो मीटिंग वीटिंग कर रहे थे, उसी के ऊपर उन्होंने हमला किया था। और वो ये कह रहे हैं कि हमने कोई हॉस्पिटल के ऊपर जो है, जो अभी दुनिया में चर्चा चल रही है कि 400 लोगों को उन्होंने हॉस्पिटल में मार दिया। तो उन्होंने कहा कि हम पागल नहीं है कि हम जो है हॉस्पिटल के ऊपर जो है बमबारी कर दें। और इसी हवाले से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के कितने खुफिया एजेंसी हैं जो अफगानिस्तान को जानते होंगे, लेकिन मैं क्योंकि साउथ एशिया का एक्सपर्ट हूं और मुजाहिदीन को लेकर के पाकिस्तान जो है, वो मुजाहिदीन की बात कर रहा हूँ 1990 की दहाई में, एक एक इंच अफगानिस्तान का पाकिस्तान के रेगुलर और फोर्सों ने नाप लिया है। हम्म। कौन सा टीला कहां पर है, कौन सा खंबा कहां पे है, वो पाकिस्तानी जानते हैं बहुत अच्छी हम्म। तरह। वही जो है मुजाहिदीन को लेकर के वो आगे ले जा करके वो लड़वा रहे थे। उसके बाद दूसरी बार उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो पूरी चौहद्दी नापी है, वो तालिबान जंग के साथ, अमेरिकन के साथ मिलके। वो पहला भी अमेरिकन का जंग था, दूसरा भी अमेरिकन का जंग था। तो पाकिस्तान को जो ज्योग्राफी है अफगानिस्तान की, और कहाँ क्या हो रहा है, उस पल पल की खबर जो है, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अलावा किसी और के पास उतनी नहीं है। अभी जो मैं बात कर रहा था वो कर रहा था अच्छा अच्छा, मैं उनका ये। ये 2 जंगों के बारे में कह दिया, वो अमेरिका की जंग थी। ये वाली भी क्या अमेरिका की जंग है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है? देखिए, ये बड़ा मुअम्मा है, क्योंकि अभी बात ये आ रही थी कि अमेरिका जो है वो $400 पर वीक अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को खड़ा करने के लिए दे रहा। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। चार चार तो सौ वो तो 40 या 400 मिलियन, $400 नहीं, वो मिलियंस में कुछ हाँ, होगा जी। हाँ।
जी जी, बड़ी रकम, जो बड़ी हर रकम हफ्ते, हाँ। हर हफ्ते कैश कैश आता है काबुल में, और हाँ वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैलरी बढ़ती है और ये सब होता है। तो अमेरिका तो वो पूरी तरह से यानी अमेरिका के पैसे से ही तालिबान की सरकार चल रही है, ऐसे कई बार सबूत सामने आए हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? जी बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। अब हाँ। इसमें यह है कि अब इजरायली भी वो फंड कर रहे हैं। हम्म। इजरायली जो हैं वो एनजीओज बना करके वो अफगानिस्तान में सक्रिय हैं, पूरे तरह से घूम रहे हैं कि कहीं वो है ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर, कहीं पे हेल्थ के नाम पे, और कहीं इसके नाम पे। और वो पैसे जो हैं वो इसराइल से आते हैं इन एनजीओ में। और ये एनजीओ जो हैं इसके दो नाम शाये हुए हैं, जो कि दोनों नाम मतलब कुछ अफगानी और कुछ अरबिक नाम है, हाँ। लेकिन उनका मालिक जो है वो इजराइल में ही बैठा हुआ है, ये इजरायली ही है। और ये हम्म। पैसे बांट रहे हैं वहां पे। तो अब ये जो बात आ रही थी ना कि इंडिया जो है वो धमाके करा रहा है, और इंडिया जो है वो यहाँ पे, वो अब बिल्कुल अब उसमें उससे फोकस जो है वो शिफ्ट होकर के ये इजरायलियों की बात आ रहा है। अभी हम लोगों ने बात किया नॉर्थ ईस्ट में, अब हम्म। यहाँ इजरायली जो हैं ये अफगानिस्तान में बैठ कर डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अब हम्म। इसमें आखिरी खबर जो है इसी पूरे मतलब इसमें, कि अब लड़ाई मच गई है अफगानिस्तान में कंधार वालों से और काबुल वालों से। उधर हम्म। हक्कानी जो हैं वो मिलिट्री को कंट्रोल करते हैं अफगानिस्तान के, उनका कहना है कि हमें अफगानिस्तान को बांट दीजिए, हम्म। और हमें जो है हम एक के मालिक बन जाएंगे, एक के कंधार वाले मालिक बन जाएंगे। ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये अखुनजादा जो हाबतुल्ला हैं सुप्रीम लीडर, उनका कहना है कि ये बातें भी चल रही हैं अफगानिस्तान के अंदर। और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो अफगान के नागरिक को नहीं मार रहे हैं, हम तो जो टेररिस्ट लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि कौन टेररिस्ट है कौन जो है सिविलियन है। क्योंकि हमसे ज्यादा अफगानिस्तान को, ये भी कहा उन्होंने कि हमसे ज्यादा अफगानिस्तान को पाकिस्तानियों ने कहा है कि दुनिया का कोई मुल्क नहीं जानता है, इंडिया की उतनी रिच नहीं है कि वो गांव गांव जो है और शहर शहर के जो है की खबर रखे, पाकिस्तानी उसकी रखते हैं। अब आखिरी खबर यह है कि पाकिस्तानी ने आइडेंटिफाई किया है कि 5 से 6 प्रोविंस हैं जो कि 26 किलोमीटर, 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे, जिसमें 5 या 6 प्रोविंस लगते हैं। बड़े बड़े प्रोविंस जो हैं वो जो नाम मुंह पे है वो है हाँ। पख्तिया और नंगहार और उधर बल्ख, और हाँ। ये सब सब province। अब इनका ये कहना है कि अगर तालिबान जो हैं इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं इनको बदल दें और प्रो पाकिस्तानी मतलब हुकूमत वहां ला के रख दें, तो हमें सहूलत हो जाएगी यहाँ पे, हमारे यहाँ जो है टेररिज्म नहीं होगा। तो ये सब बड़े डीप सॉल्यूशंस है पाकिस्तान और इसके। लेकिन पाकिस्तानियों ने कहा है कि हमने जो हमला किया है उसमें जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान ने भी बहुत शोर मचाया अभी बहुत सारे मीडिया में कि 400 लोग मर गए, और अफगानिस्तान ने भी कहा। लेकिन जो मेन बात है कि वो एयर स्ट्राइक करने का, ये तो मालूम है कि अफगानिस्तान के पास जीरो एयर स्ट्राइक है, मतलब जीरो एयर पावर है, उनके पास कुछ है ही नहीं है। तो पाकिस्तान तो ये कि जहां चाहेगा वहां जाकर के बम मार देगा। लेकिन उनका ये कहना है कि मुझे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि यहाँ टीटीपी के लोग और इजरायली लोग, और ये भी बताया कि ये पैसों का जो एक्सचेंज होता, मैंने आपको कहा था 2000 पर डे की दहाड़ी मिल रही है, आपने कहा था कि 80 लाख रुपए है, ये जो है इजरायली दुबई में देते हैं और अफगानी दुबई से लेके यहाँ आते हैं, फिर वो फील्डिंग सेट करते हैं पख्तूनख्वा में और यानी खैबर यानी पख्तूनख्वा में यानी और यानी मुश्तबा साहब, एक चीज बहुत ही साफ साफ आ रही है। अरबों को तोड़ करके जो छोटी छोटी इमारतें बनाई गई थी, ये बहरीन, ये कतर, ये इनको इतना कमजोर कर दिया कि इस वक्त इनकी हालत खराब हो रही है, कोई ताकत नहीं है, उनकी जेब में बैठे हुए हैं। तकरीबन इसी तरह का मंसूबा उन्होंने ईरान के बारे में भी जाहिर किया, ईरान को 6 टुकड़ों में बांट देंगे ये हुकूमत गिर जाए तो, जो उनके गले पड़ गया। और अब वो अफगानिस्तान में भी टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम 2 मुल्क बनाने की। और इसमें पीछे इजरायली शामिल हैं, अमेरिकन शामिल हैं। तो ये तमाम मुल्कों को तोड़ करके, कमजोर करके अपनी मर्जी की हुकूमतें, अपनी मर्जी के मुल्क बनाने की तैयारियां करते हैं। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा और ये बताइए कि इस जंग का
भारत की तो आपने विदेश नीति बता दी कि कितनी नाकाम विदेश नीति रही है। इजराइल गए मोदी जी, और हमें अब एक एक जहाज के लिए भीख मांगनी पड़ रही है ईरान से। कभी वो मूड होगा वो देगा, कभी मूड होगा नहीं देगा। यानी हमें बिल्कुल भिखारी की तरह से एक एक टुकड़े के लिए भीख मांगनी पड़ेगी ईरान से। अब ये बताइए कि बाकी और मुल्कों ने क्या कुछ रखा, ईरान के साथ ताल्लुकात कैसे रखे? पाकिस्तान एडवांटेज में नजर आ रहा है, उनको उनके जहाजों को इजाजत है। बाकी बांग्लादेश के लिए भी इजाजत है, ऐसी भी खबर है। आखिर और मुल्कों ने क्या समझदारी की कि वो ईरान से मामला ठीक बनाए रखे और भारत पीछे रह गया? इसे थोड़ा सा कंपैरेटिव बताइए। देखिए, ये जो दो आपने बताए हैं, इसमें दो दो मुल्क को और मैं ऐड कर सकता हूं, जो कि मतलब एक स्पेन है, जिसने कि इजरायली एम्बेसडर को वापस भेज दिया है कि अब आप जाइए, अपना सफारत खाना हमारे यहाँ बंद कीजिए, एम्बेसी को। तो वो हम्म, तो खुल के ईरान के साथ आ गया। हम्म, दूसरी खबर जो है वो है इजिप्ट की, क्योंकि इजिप्ट जो है वो ग्रेटर इसराइल के मैप में है। तो हाँ, इजिप्ट ने भी जो है ईरान को खुला समर्थन दे दिया है, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। सऊदी अरेबिया ने ना हाँ कहा ना कहा, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जमीन भी जो है वो इसराइल के हत्थे चढ़ने वाली है, कि अगर हम्म, उनका ख्वाब जो है पूरा हो जाएगा हम्म, तो वकेट करना पड़ेगा सऊदी अरेबिया को अपने मुल्क से, और दे देना पड़ेगा वो जो है। तो ये जो खबर है ये क्रेडिबल खबर है, जो कि मतलब मैं यहाँ से बैठ करके दे सकता हूँ। लेकिन मैं हम्म, दो बड़े बड़े मुद्दे पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, हाँ, और जो मेरे हाँ, जी, मतलब अभी सीने सीने में दफन है, और मैं अपने सामीन के साथ उसको शेयर जी, जी, करना जी, चाहता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट हूँ, साउथ एशिया का स्टूडेंट हूँ, और काफी टाइम से जो है इंटरनेशनल रिलेशन को देख रहा हूँ। देखिए, इसमें यह है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की बड़ी कहानी बहुत जमाने से चल रही है, कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, अमेरिका की हेजेमनी को बंद करना चाहिए, और अमेरिका और इसराइल मिलकर पूरे दुनिया पर कब्जा करने के लिए और उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए डॉलर की सुप्रीमेसी को खत्म करना चाहिए। ये कहानी जो है बहुत दिन से चल रही थी, और उसमें एक आशा की किरण आ रही थी ब्रिक्स के ऊपर, कि ब्रिक्स जो है, जो जिसमें कि रशिया है और चाइना है और इंडिया है और ईरान भी है, जो कि मतलब इस पूरे जो डोमिनेशन है उसको खत्म करेगी और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करेगी। तो अभी मुझे यही समझ में आ रहा है कि युद्ध युद्ध जो चल रहा है ईरान का और अमेरिका का और इसराइल का, इसके बाद जब भी युद्ध खत्म होगा तो मुझे एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की का पिक्चर जो है मतलब मंजर मंजर में आ रहा है, जो कि माइनस इसराइल और माइनस अमेरिका होगा। और इसमें ईरान का कद बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ऊंचा हो जाएगा। कुछ लोग कहने वाले ये कह रहे हैं कि अब टर्की से जो खिलाफत थी वो अब ईरान में आ जाएगी, शिया हम्म, सुन्नी का झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब हम ईरान को के सुप्रीमो को, जो वहां का आयतुल्ला होगा, वो हमारा खलीफा भी होगा। ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन हम्म, मैं एक बात ये कह दूं कि इसमें दो तीन चीज तो बिल्कुल तयशुदा हम्म, है। एक तो तयशुदा ये है कि अब इसराइल जो है इस जंग के बाद इतना कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि अब वो फलस्तीनियों के ऊपर और गाजा के ऊपर और अपने जो उनके अखंड मतलब इसराइल है, ग्रेटर इसराइल, उसका सपना छोड़ देगा। और मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि दुनिया की सफ़े हस्ती से इसराइल का खात्मा हो जाएगा, हम्म, और वो जो जगह है जो अभी इसको इसराइल कहते हैं वो पैलेस्टाइन हो जाएगा। हम्म, और इसराइल का मतलब है ज्यूज वहां रहेंगे, जैसे हर मुल्क में अलग अलग मजहबों के लोग रहते हैं वो रहेंगे, लेकिन इसराइल शायद दुनिया में मतलब अब एक मतलब वो बन के नहीं आएगा जो आइडेंटिटी थी। तो वो तो बहुत कमजोर हो जाएगा। हम्म, दूसरी खबर यह है कि अमेरिका जो है उसको छोड़ना पड़ेगा वेस्ट एशिया से अपनी जो उसकी रियासत है या उसकी जमींदारी है या हम्म, उसकी जागीरदारी है, वो खत्म हो जाएगा। और वो बेसिस जो अमेरिका के हैं, अमेरिका उसको छोड़ के भाग जाएंगे वहां से। उनकी जो एम्बेसीज वहां चल रही हैं, और दुबई में जो अय्याश गाह चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। और जो जो ट्रेड हो रहा है, जो कॉमर्स हो रहा है, और जो सारी चीजें हो रही हैं, जिसको कहते हैं कि मतलब सोने की नगरी जो दुबई है, अब वो सोने की नगरी नहीं रहेगी दुबई। लोग तो सब दुबई, मैं जानता हूँ दुबई दुबई इसीलिए है कि वहाँ पैसा बनाने की जगह है। हर कोई हम्म, पैसे बना रहा है, पूरी दुनिया पैसे बना रही है, हम्म, मतलब। तो वो नहीं रहेगा। और उसके बाद मैंने पहले भी इशारतन कहा था कि अब जो है ये मशरकी वस्ता में
ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और वहां पे ये जो शेख लोग हैं, जो 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 फीफडम है या किंगडम है, इनके ऊपर भी बहुत तब्दील होगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये मुझे बहुत वाज़ेह समझ में आ रही है। और इसमें ईरान का कद बहुत ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। ईरान ने जो जुर्रत की है कि एक सुपर पावर और दूसरा उसका डेप्यूटी हम्म, इसराइल, हम्म। दोनों ने मिलके उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको उन्होंने 18 दिन तक रोका हुआ है। मैं तो आज बात ही कर रहा था कि अरे क्या साहब, एक एक अगर एक एक अवामी नारा है जो बहुत ज्यादा गूंज रहा है इस वक्त, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इजराइल, ये नारा बहुत जगहों पर गूंज रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं वो यकीनन आयतुल्लाह खामेनाई ने 2015 में कहा था कि इजराइल आने वाले 25 साल नहीं देखेगा अपने वजूद के, और वो अब और बहुत जल्दी होने वाला। कुछ लोगों का यकीन है कि 2028 तक ही खत्म हो जाएगा। ऐसा लगता है कि इतनी बात तो साफ है कि इस वक्त ईरान के जिम्मेदारान साफ कह रहे हैं कि जब तक इजराइल का फौजी ताकत पूरी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हम जंग जारी रखेंगे, ईरान से बात नहीं करेंगे, लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और आज जो ताजा बयान आया है आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनाई, जो नए सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लीडर्स के शहीद होने से मुल्क कमजोर नहीं होता बल्कि मुल्क और मजबूत होता है। तो ऐसे ऐसे भीड़ के छत्ते में हाथ डाला है अमेरिका ने। और ट्रंप तो झूठ बोलने के माहिर हैं। उन्होंने यह भी कह दिया कि पार्स गैस फील्ड पर जो हमला किया इसराइल ने वो अपने आप किया, ना कतर को मालूम था ना हमें मालूम था। तो बहरहाल झूठ बोल बोल करके जान नहीं बच सकती। अब कुछ हकीकतें हैं जो तब्दील होने वाली हैं। जी आखिर में हमारे पास अभी एक मिनट है, कुछ अगर कंक्लूड आप करें। नहीं नहीं, कंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जो आप अभी बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में एक शेर मतलब वो गर्दिश करने लगा, तो मैंने सोचा कि इसको अभी अपने जी अपने सीने से निकाल के आपके और सामाइन के सामने आए हैं। कि जी। देखिए, एक लाइन है या दो लाइन है जिसको मैं समझता हूँ कि शायद मोहम्मद इकबाल का ही है, लेकिन इस जंग के लिए बिल्कुल मतलब सही बैठता है कि हाँ। तेगों के साए में पलकर जमा हुए हैं। हम्म तेगों के साए में पलकर जमा हुए हैं। हम्म। खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा। जी 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 जी, बिल्कुल सारे बिल्कुल जहां से बिल्कुल। अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और जी हम जी जी बुलबुलें जी हैं जी, इसके। बिल्कुल इसी की इसी बिल्कुल। शायर के इसी शायरी के कहीं दो लाइन ये है कि तेगों के साए में, तेग का मतलब हाँ, होता है तलवार, बिल्कुल तेगों के बिल्कुल। साए में पलकर जमा हुए हैं। खंजर हाँ, हिलाल का है कौमी निशान हमारा। बिल्कुल अब बिल्कुल। यही ईरान ईरान का इंस्पिरेशन जो है, जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो यही है। अब साथ ही बिल्कुल साथ बिल्कुल। एक और शेर मैं आपको सुना देता हूँ। ये हम्म, मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मतलब खामेनेई साहब के सामने, हाँ। कि काफिर हैं वो मुनकर हैं, हम्म काफिर हैं वो मुनकर हैं, यकीन शोहदा के हमें यकीन है कि वो शहादत पा चुके हैं। हम्म। हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। जी जी जी, बिल्कुल ये बिल्कुल ये बिल्कुल। ये ये जो है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ईरान में, लेबनान में बाकायदा जहां जिस किसी की शहादत होती है उसको जाहिर है संवेदना तो जताते ही हैं, लेकिन साथ साथ मुबारकबाद देते हैं कि आपको मुबारक हो कि आपका बेटा, आपके बाप, आपके माँ शहीद हुए, और शहादत का दर्जा, और उस जज्बे को कोई नहीं काट सकता। ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं। हमारे पास वक्त मैं समझता हूं। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जरा मुख्तसर कुछ बता दीजिए। बस एक या दो लाइन में मैं ये कह रहा हूं कि इस जंग के परिप्रेक्ष्य में भारत कहाँ खड़ा है। हाँ। और ये विश्व गुरु जो बना रहे थे हमारे मोदी साहब इंडिया को, तो अब तो विश्व चेला भी नहीं रहे हैं। इनकी जो हम्म। विदेश नीति है, इसमें मुझे ये लग रहा है कि मतलब जो इन्होंने इजराइल के साथ हाथ मिला करके और दुश्मनों के साथ उन्होंने जो ये की है, तो इंडिया ने तो कबाड़ा कर दिया है। मोदी साहब ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, कहाँ हम्म नॉन अलाइनमेंट, कहाँ मतलब ग्लोबल साउथ, और कहाँ वर्ल्ड के लीडरशिप, जितने भी मजलूम दुनिया के लोग हैं उनकी लीडरशिप इंडिया के हाथ में थी। और उनका जो एक जमाने में पैलेस्टीन के जो है वो वॉइसेस जो हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है वो बहुत ये किया था। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि इंडिया की जो छवि है पूरे दुनिया में,
वो बहुत ही मतलब धूमिल हो चुकी है, एक तरह से कि गटर पॉलिटिक्स हो रही है। ये जी गटर जो है, ये फॉरेन रिलेशन चल रहा है इंडिया का। जी कोई भी जी जी हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा इंसान जो जरा से भी फॉरेन पॉलिसी को समझता है, वो कहेगा कि तुम तो चंडू खाने के जो है चाय वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो चाय वाले हैं, ये बात आपने सही कह दी। वो खुद भी कहते हैं कि मैंने चाय बेची है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये भी कहते हैं। और झूठ बोलने के तो माहिर हैं वो। और क्या क्या मुल्क में जिस तरह से नफरतें बढ़ा करके अपनी सियासत को आगे बढ़ाने का काम किया है, और इजराइल की गुलामी करके आपने कहा कि वो विश्व गुरु नहीं, अब तो विश्व चेले भी नहीं रहे, इस हालत में भारत को पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाजरीन से, दर्शकों से कहूंगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।